हम लोग आज डीपीएसपी पे बात करने जा रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहले तो समझे कि ये क्या मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोविजन है, और फिर लास्ट में इसमें यूटिलिटी का डायमेंशन आ जाता है। क्वेश्चन ले लीजिए। तो इस टॉपिक से पहले पेपर में उतरने से पहले हमको अंदाजा होना चाहिए कि इस पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमको किस तरीके से इस टॉपिक को तैयार करना है। इसमें इतना ही डायमेंशन बनता है। क्या है फंडामेंटल राइट से कैसे अलग है, सिमिलर कैसे है, और इसका क्या यूटिलिटी है, पहले समझते हैं। ये फंडामेंटल राइट से इसका लिंक जोड़िए। फंडामेंटल राइट जो है वो सिटीजन्स को दिए राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या है? फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स है। देखिए, थोड़ा सा हमको पीछे जूम आउट करना पड़ेगा, चूंकि वैक्यूम में बात कर रहे हैं, इस चलते कुछ कॉन्सेप्ट पहले से समझे होने चाहिए, तभी जाकर के ये बात समझ में आ सकती है। देखें, हम कॉन्स्टिट्यूशन भारत में लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन इंडिया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को एक नहीं बल्कि तीन नजर से देखता है। तीन प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना है। कौन कौन से लोकतंत्र? एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एक सोशल डेमोक्रेसी, और एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, है ना। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को लाने के लिए आपको वहां पे पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए, राजनीतिक न्याय चाहिए, और पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी के लिए आपको सोशल जस्टिस चाहिए, और उसके लिए सोशल राइट्स चाहिए। सिमिलरली इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए और इकोनॉमिक राइट्स चाहिए, है ना। सभी रिलेटेड हैं, इनके बीच में हम कोरिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं ना। पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट और इकोनॉमिक राइट, इन तीनों के नेचर अलग है। देखिए, पॉलिटिकल राइट भारत में हम सभी लोगों को इक्वल ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल राइट में जो राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता है, वो हम समाज के अलग अलग वर्ग में ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये बोलें कि एससी का वोट का वैल्यू 2 हो जाएगा और जनरल का वोट का वैल्यू कम हो जाएगा, तो दैट इज नॉट सॉल्विंग। वो पॉलिटिकल नेचर का बात है। तो राजनीतिक न्याय के लिए राजनीतिक अधिकार समान ही दिए जा सकते हैं। इट हैज टू बी इक्वल। सोशल डिफरेंसेस मैटर नहीं करते हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस मैटर नहीं करते हैं। राजनीतिक न्याय हमेशा समानता आधारित ही होता है, यानी ये इक्वालिटी बेस्ड होता है। जबकि सोशल जस्टिस, सोशल न्याय और इकोनॉमिक जस्टिस इक्विटी बेस्ड होता है, यानी कि ये समता पे आधारित होता है। सोशल जस्टिस कब होगा? जब हम सबको इक्वल दें, तो फिर क्या देखने को मिलेगा? समाज पहले से ऊपर नीचे है। समाज का एक वर्ग जो है वो हमेशा से ऊपर रहा है, अपर क्लास रहा है। समाज का एक वर्ग हमेशा से गरीब क्लास रहा है। अगर सबको इक्वालिटी का ट्रीटमेंट करेंगे तो इनइक्वालिटी जो है वो बना रह जाएगा। और चूंकि सोशल इनइक्वालिटी है, इस चलते सोशल न्याय के लिए हमको इक्विटी बेस्ड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इक्वालिटी बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनको ज्यादा सोशल राइट्स देने होंगे, और समाज के जो अच्छे ऊपर के बेहतर वर्ग हैं इनके सोशल राइट्स हमको कम करने पड़ेंगे। तो ये इक्विटी बेस्ड हो सकता है। सिमिलरली अगर हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक न्याय की बात करेंगे, तो ये भी समानता आधारित नहीं हो सकता है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी के पास जो है वो ज्यादा है, गरीब के पास कम है। दोनों को सरकार इक्वली हेल्प करे तो इनइक्वालिटी बना रहेगा। इस चलते ये भी इक्विटी बेस्ड होगा। यानी कि कहीं पे भी आप लोगों को अगर पॉलिटिकल राइट देते हुए देखिए, तो इट कैन ओनली बी इक्वल इन नेचर। उसमें कोई नहीं हो सकता है। हमारा फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए एक राइट ग्रुप का है, जो कि पॉलिटिकल राइट्स को देखता है, और इस चलते हेंस उसमें इक्वालिटी का मामला है। हर कोई जो है वो इक्वल है, वो सारे के सारे। जबकि डीपीएसपी
इस तरीके के राइट्स के लिए हमने तैयार किया है। इसमें आपको सोशल और इकोनॉमिक राइट्स देखने को मिलेंगे। महिलाओं को वर्किंग में क्या जगह मिले, हमारे पास ये रूरल को, ग्रामीण को क्या मिले, नेचर को क्या मिले, ये सभी चीजें जो है हमको इसके अंदर में नजर आएंगी। ये जस्टिसिएबल है, यानी कि ये आपको अगर नहीं मिला तो आप फिर कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट आपको दिलाएगा, ये डिनाई नहीं किया जा सकता है। जबकि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, वो अगर नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। दोनों में फंडामेंटल ये एक और डिफरेंस समझिए दोनों में। फंडामेंटल राइट जहां डोंट्स बताता है, यूजुअली वो सरकार को बोलता है कि सरकार क्या नहीं कर सकता है। फंडामेंटल राइट ज्यादा प्रोहिबिटरी नेचर का है, वो ज्यादा डोंट्स बताता है कि क्या नहीं किए जा सकते हैं। वहीं डीपीएसपी सरकार के लिए डूज प्रेस्क्राइब करता है कि गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है। देखो देखो देखो, निपटा लो। तो ये जो है ज्यादा डूज के कैटेगरी का है, यानी कि ये क्या करने के लिए है और ये बोलता है कि क्या नहीं करने के लिए, है ना। अब इतना समझते हैं तो आइए सिस्टमेटिकली हम लोग बात पे आए। कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो ये कहाँ पे मौजूद है, तो पार्ट 4 के अंदर में मौजूद है, बिटवीन द आर्टिकल्स 36 से 51, 36 से 51 के बीच में मौजूद है। ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाता है, न कि एक पुलिस स्टेट। ये नहीं होगा तो फिर ये वेलफेयर स्टेट नहीं हो पाएगा। इसका इंस्पिरेशन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। आयरलैंड की संविधान में इस तरीके का प्रोविजन था और उसके बेसिस पे हमने जो है अपने यहाँ पे बनाया है। हालांकि 1950 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी इस तरीके का चीज था, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते थे। डीपीएसपी का नेचर समझिए। फंडामेंटल राइट्स इस तरीके से बोलता है कि सरकार क्या नहीं करेगा और नागरिक क्या करेगा, उसके जनरल कहने का तरीका है। डीपीएसपी कहने का मतलब संविधान के द्वारा सरकार को दिए गए दिशा निर्देश हैं, डायरेक्टिव्स हैं, जो कि सरकार को पूरा करना है। उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। इस चलते अगर अभी नहीं पूरा हुआ है तो आप नहीं जा सकते हैं कोर्ट में। लेकिन अल्टीमेटली क्या मान करके रखे हैं कि सरकार को हमने दिशा निर्देश देके रखा है कि ये चीजें जब संभव हो आप कर दीजिए। अब सवाल ये है कि अगर कुछ करवाना है सरकार से, तो इस तरीके से आप एक सरकार को बकेट लिस्ट जो आप दे दिए हैं बिना कोई टाइम एक्सपायरी के, उसके बजाय फंडामेंटल राइट में आप सीधे इन्फोर्स क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि आजादी के समय कई सिचुएशंस ऐसे थे जो इनको अलाउ नहीं करते थे। जैसे सपोज करें कि आज के डीपीएसपी में एक चीज मौजूद था कि सरकार 6 से 14 आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा। लेकिन जब आजाद हुए तो गवर्नमेंट के पास ना तो वो कैपेसिटी था इंडिया में, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना स्कूल थे। तो उस तरीके के राइट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते तो उसको हम फुलफिल नहीं कर पाते। तो कोई चीज जो कि उस समय नहीं हो पाया, उसको डीपीएसपी में डाल करके रखे कि जब भी सिचुएशन बनता है, जब भी एक्यूरेट होगा, तब सरकार कर दे। इसके लिए टाइम फ्रेम नहीं डाल के रखे हुए हैं। इसी तरीके का कुछ चीज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाइसरॉय को देता है कि आपको जब मौका मिले इन चीजों को आप इंप्लीमेंट कर लेंगे। आइए मेन फीचर्स पे आते हैं। नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इनको जो है कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है। दूसरा, ये नॉन जस्टिसिएबल भी है तो इनका क्या कोई महत्व नहीं है। इनका एक महत्व है कि ये मोरल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन तय कर रहे हैं। देखिए, संविधान बनाने वालों ने जो गवर्नमेंट के लिए, आने वाले समय के गवर्नमेंट के लिए एक ट्रैजेक्टरी तय कर दिया कि आप जब भी स्थिति में होंगे तो आप ये कीजिएगा, ये कीजिएगा। यानी ये फॉर्मर्स का जो ये फादर्स होने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका डायरेक्टिव है। ये सरकार के लिए दिशा निर्देश, मार्गदर्शन का काम कर रहा है कि हर आने वाली सरकार का डायरेक्शन क्या होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ डायरेक्टिव्स हैं कि आपको ये
ये चीज अचीव करने। जब तक डीपीएसपी का बकेट लिस्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम ये मानेंगे कि हमारे फोरफादर्स ने हमको जो डायरेक्टिव दिए हैं वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी भी चीजें डीपीएसपी में क्यों मौजूद है? क्योंकि उनको करने के लिए सर्कमस्टेंसेज अभी भी तैयार नहीं हुए। हम देखेंगे कि डीपीएसपी में एक कॉमन पर्सनल लॉ का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविजन है कि इंडिया में अलग अलग धर्मों के जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं उनको एक कर दिया जाए, लेकिन अभी भी स्थिति नहीं बनी है। सरकार अभी भी उस मुद्दे पे बात करता है तो देखिए हिंदू मुस्लिम समाज जो है खड़े हो जाएंगे कि नहीं उसको अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। यानी कई चीजें उनके लिए सोसाइटी रेडी नहीं है, कई चीजें जिनके लिए सरकार रेडी नहीं है, वैसे बकेट लिस्ट इसमें पड़े हुए हैं। ये स्टेट के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि स्टेट जो है वो, और इस समय हम स्टेट किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, पूरे जनता के लिए नहीं है। ये संविधान के द्वारा सरकार को दिए गए दिशा निर्देश है। इट इज फॉर द गवर्नमेंट ओनली, है ना, जनता का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ऑलराइट, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे। आखिर प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है? अगर सरकार के लिए दिशा निर्देश है, सरकार नहीं मानेगा तो कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या इसका कोई रेमिफिकेशन नहीं है? हाँ, रेमिफिकेशन है, लेकिन इसको एक्सप्लेन किए थे जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में, जिन्होंने बोला कि इसके होने का रेमिफिकेशन ये है कि एक लोकतंत्र अपने सिटीजन्स के द्वारा रन होता है। यानी कि अल्टीमेटली एक सिटीजन्स कितने जागरूक हैं, कितने इन्वॉल्व हैं एक लोकतंत्र के रनिंग में, उसी का बात होता है। तो अगर इंडियन लोकतंत्र अगर अपने फुल वाइब्रेंसी पे रन कर रहा होगा तो वैसे समय में लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा, लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के लिए ये डायरेक्टिव सेट करता है लेकिन स्टेट उससे उल्टा चल रहा है, तो पीपुल कैन पनिश द स्टेट। वो ये कहेंगे कि भाई ये तो डायरेक्टिव से अलग चल रहा है, तो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन हो सकता है, वरना कोई हमारा लीगल रेमिफिकेशन नहीं है। आइए इसके अंदर आर्टिकल्स पे आते हैं। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 के बीच में है, और इसको हमको क्रोनोलॉजी में नहीं पढ़ना है क्योंकि क्रोनोलॉजी में पढ़ने लायक चीज भी नहीं है। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो इतने उटपटांग रैंडम डाल करके रखे हुए हैं कि आप अगर लॉजिकल सेंस में नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, लेकिन इन 3 ग्रुप पे आए उससे पहले 2 आर्टिकल्स को देख ले, 36 और 37, और फिर बाकी के अप टू 51 के जो आर्टिकल्स हैं उनको हम एक ग्रुप में देखें। 36 37 अलग है। इसको कॉन्ट्रास्ट करो फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट में भी हमने देखा था कि 12-13 आर्टिकल अलग है, उसके बाद राइट ग्रुप हमारे पास 14 से लेकर के 35 के बीच में फैला हुआ है ना। ये जो 12 और 13 फंडामेंटल राइट के लिए काम करता था, वही काम 36 और 37 डीपीएसपी के लिए कर रहा है। 12 के अंदर में क्या था? स्टेट वर्ड का डेफिनेशन था। स्टेट वर्ड में क्या आएगा? तो सरकार और सरकार से जुड़ी सारी चीजें। उसी तरीके से आर्टिकल 36 स्टेट वर्ड को डिफाइन करता है, और स्टेट का मतलब क्या होगा? सरकार और सरकार से जुड़ी सारी चीज। यानी कि इंडियन रेलवे भी स्टेट है, पंचायत राज भी स्टेट है, झारखंड सरकार भी स्टेट है, एलआईसी भी स्टेट है। यानी कि इसमें अगर बात आगे देखिए कि स्टेट ये करेगा तो वो किसको डायरेक्टिव है? तो इन सभी सरकारी इकाइयों को डायरेक्टिव है। तो इसके लिए 36 स्टेट वर्ड को डिफाइन कर रहा है। 37 ये बताता है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि अगर आपका नहीं पूरा हुआ है तो कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। जबकि इसके कंपैरिजन में आर्टिकल 13 क्या बोलता था? इतना ज्यादा इन्फोर्सेबल है कि कोई इसके अगेंस्ट हो ही नहीं सकता है। एक लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाएगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 बोलता है। जबकि 37 क्या बोलता है? कुछ नहीं, लीगल रेमिफिकेशन। तो सिमिलर नेचर के हैं, फंडामेंटल राइट से मिल करके पढ़ते हैं। अब आइए डीपीएसपी में। डीपीएसपी में आप क्या गौर करेंगे कि इसके अंदर में कई तरीके के आर्टिकल्स हैं जो कि एक ही आर्टिकल में 2 अलग अलग चीज का कोई सेंस नहीं बनेगा। मतलब कि पहला चीज कहाँ महिलाओं से रिलेटेड है, दूसरा चीज जो है गांव का बात। एक ही आर्टिकल में आपको दिखेगा कि इररिलेवेंट चीजें बैठी हुई हैं। और डीपीएसपी के क्रिटिसिज्म में आप एक क्रिटिसिज्म ये देंगे कि इसके अंदर में कोई क्रोनोलॉजिकल नहीं है, जिसको जो मिला वो लगा दीजिए। इसी में आगे क्रिटिसिज्म बोलेंगे कि भाई इतना लिखे हैं तो ये काहे नहीं लिख दिए कि माता पिता का पैर भी
छूना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा क्लबिंग किए हैं कि जो मन सो डाले हुए हैं, तो ये इसके एक क्रिटिसिज्म में आता है। हम लोग पढ़ने के लिए इसको 3 कैटेगरी में तोड़ के देखेंगे। कुछ समाजवादी प्रिंसिपल जो कि सोशलिज्म के आइडियाज के ऊपर बैठे होंगे, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स जो कि गांधी, स्वराज, ग्राम और रूरल इंडस्ट्री इनके ऊपर बैठा होगा, और कुछ मॉडर्न लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो कि मॉडर्न आइडियाज हैं। एक एक करके देखते चले। इसमें आर्टिकल नंबर याद रखना पड़ेगा, लेकिन जिस ऑर्डर में हम बना के दे रहे हैं, मतलब कि जिस सेक्शन में, उसमें याद रखिएगा। आप क्या गौर कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल 48 को हम इसमें गांधीयन में भी गिनाए हुए हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, और उसको लिबरल इंटेलेक्चुअल में भी गिनाए हुए हैं। तो आप इसमें समझिएगा कि ये जो सेग्रीगेशन है ये सब्जेक्ट मैटर के ऊपर है, वो ऑर्डरिंग के ऊपर नहीं है। हमको आर्टिकल नंबर ध्यान रखने हैं, लेकिन ये समझना है कि एक आर्टिकल का एक भाग एक सेक्शन में और दूसरा भाग दूसरे सेक्शन में हो सकता है। आइए एक तरफ से आए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। इसके अंदर में क्या होंगे? आर्टिकल 38 सबसे पहले 38 स्टेट को बोलता है कि लोगों के लिए वेलफेयर स्टेट तैयार कीजिए, एक ऐसा सोशल ऑर्डर तैयार कीजिए जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो। और उसके लिए क्या करना होगा? 38(2) में लिखा हुआ है मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटी। सिर्फ जो जो टर्म हम बोल रहे हैं उन्हीं को अंडरलाइन करके रखिए। मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटी, यानी 38(2) में आप मेन कोर क्या मानेंगे कि वो आय असमानता को कम करने के लिए बना हुआ है, उसका डायरेक्टिव दे रहा है। 39 में आइएगा तो 39 के अंदर में आपको 6 डिफरेंट डायरेक्टिव मिलते हैं। 39 में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को डायरेक्ट कर रहा है कि आपको 6 काम करना है। क्या क्या काम करना है? पहला, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि सरकार की ये जिम्मेवारी होगी कि लोगों के लिए आजीविका का अवसर निर्मित करे। लोगों को जॉब है, कहाँ से कमा सकते हैं, ये 39A में पड़ेगा। दूसरा चीज हमारे पास ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी कहीं सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि एक गांव में अगर कोई रिसोर्स है तो उस पर पहला अधिकार लोकल कम्युनिटी का हो। तो आगे हम लोग देखेंगे कि अभी के समय फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वगैरह कुछ एक्ट हैं जो उसी तरीके के हैं, जो बोलते हैं कि लोकल कम्युनिटी का उसके ऊपर राइट होगा। तो वो क्यों है? क्योंकि सरकार को ये डायरेक्टिव दिया गया है। 39C, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना, यानी सरकार को क्या जिम्मेवारी दी गई है कि कोई एक सुपर अमीर नहीं हो जाए, कोई एक सुपर गरीब नहीं हो जाए, धन का संकेंद्रण रोकना। 39D वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, ये बार बार पूछता है। ये 39D में मिलेगा। 39E के अंदर में मिलेगा आपके पास हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स और चाइल्ड अब्यूज रोकने का, यानी कि सरकार क्या करे, वर्कर्स के लिए ध्यान रखे कि वर्कर्स का फैक्ट्री में शोषण नहीं हो, उनका हेल्थ डिग्रेड नहीं करे, और साथ में जो है चिल्ड्रन को फैक्ट्री वगैरह में लगा करके उनका अब्यूज नहीं हो। सो ये इसका है। अगला चीज 39F, राइट टू डेवलपमेंट और हेल्दी चाइल्डहुड, ये बच्चों के लिए सुनिश्चित करे, ये काम सरकार को दिया गया है। तो आर्टिकल 39 सरकार को 6 टास्क दे रहा है कि यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस 6 टास्क। अब देखिए, हम पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं, स्मॉल में ए लिखा रहे और कैपिटल में ए लिखा रहे तो दोनों का अलग मतलब होता है। कैपिटल में ए है वो इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, स्मॉल में ए है तो वो एक आर्टिकल। एक वीडियो आज हम तुमको यूट्यूब का लिंक फिर भेजेंगे, गो वॉच दैट, है ना। हम उधर इंट्रोडक्शन के दौरान में ये बातें अर्ली में बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल का नंबरिंग सिस्टम क्या है और क्या है। अगर स्मॉल में दिख रहा है तो हम सब क्लॉज की बात कर रहे हैं, यानी कि आर्टिकल 39 में ABCD पड़ा हुआ है, 39.D बोल रहे हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं। जबकि कैपिटल में आर्टिकल नंबर हमको दिखाई पड़े, इसका मतलब कि वो सेपरेट आर्टिकल है और उसको इंसर्ट किया गया है, और हमारे पास 39 से 40 नंबर हो गया है। अब बीच में एक डालना है तो कैपिटल लेटर डाल करके 39 से 40 के बीच में 39A डाल दिए। तो इन कैपिटल स्मॉल पे ध्यान रखेंगे। 39A के अंदर में है फ्री लीगल एड, इसको ध्यान रखिए। फ्री लीगल एड यानी कि जस्टिस के लिए, अगर जिनके पास पैसा नहीं है, वकील नहीं कर सकते हैं, तो सरकार को जिम्मेदारी देके रखे हैं कि उनको फ्री में वकील कराइए, वरना फिर पैसे से जो है वो न्याय का हो जाएगा मामला, है ना।
41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। आप लोग जैसे बेरोजगारों के लिए जो सरकार को जिम्मेवारी दी गई है वो इसके अंदर में दी गई है कि एक तो आपके लिए राइट टू वर्क इंश्योर करे, जॉब क्रिएशन, राइट टू एजुकेशन इंश्योर करे, और अगर बेरोजगारी रही तो फिर आर्थिक सहायता करे। ये सरकार को टास्क दिया गया है। 42 में जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क, यानी कि श्रमिकों के लिए काम करने का जगह सही रहे, सेफ रहे। कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं तो हेलमेट पहना रहे हैं, अगर आप बड़ा स्टाफ रख रहे हैं तो कैंटीन, पानी का सामान रखे हैं, ये सब चीज हो। और किसको निर्देश दिया जा रहा है? सरकार को। किसके द्वारा निर्देश दिया जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि आप जनता के लिए ये काम कीजिए। डीपीएसपी में कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन से कभी डायलॉग कर ही नहीं रहा है। डीपीएसपी का डायलॉग कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट के बीच में है, सरकार के बीच में है कि आप ये कीजिएगा। 43 न्यूनतम मजदूरी, लिविंग वेज, लोगों के लिए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंश्योर हो, मिनिमम वेज वगैरह 43 में है। 43A में है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि वर्कर्स अपने कंपनी के काम करने के डिसीजन मेकिंग में उनको भी इन्वॉल्व कराए, उस तरीके का फैक्ट्री एक्ट वगैरह बोलता है करने के लिए। सो 43A। 47 रेज द न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि सरकार लोगों के न्यूट्रिशन का लेवल ऊपर करे। तो जो भी फूड कंट्रोल करने के लिए या फिर अल्कोहल रेगुलेट करने के लिए जो लॉज आ रहे हैं वो इसके अंदर सरकार काम कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बोला है कि लोगों के हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन लेवल ऊपर करना है। तो इतने सारे जो हम देख रहे हैं ये किस तरीके के हैं? सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ये समाज के ऊपर लग रहे हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स पे आते हैं। गांधी जी गांव, लोकल इकोनॉमी, गाय, इन्हीं सब चीज के ऊपर थे। तो 40 विलेज पंचायत के लिए कह रहा है। हम जानते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ओपन हुआ था तो उस समय पंचायत राज नहीं था, पंचायत राज फॉर्मली 90s के डेकेड में आएगा। तो इस चलते उस समय डीपीएसपी में डाल के रखे थे कि जब भी आपके पास मौका हो तो आप नीचे जो है सो पंचायत ऑर्गेनाइज कराएं। तो ये हम लोग अचीव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी है। 43 कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए। गौर करें, कोऑपरेटिव फंडामेंटल राइट में भी है, डीपीएसपी में भी है। और आगे क्वेश्चन बनता है कि कोऑपरेटिव मॉडल इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट मॉडल क्यों है, इसके ऊपर हम लोग सेपरेट चर्चा करेंगे। तो कुटीर उद्योग और सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी पे स्पेसिफिकली है, 43 भी है और 43B तो स्पेसिफिकली है। अगर गिनाना हो तो इसको जरूर गिनाइए। 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन SC ST। तो SC ST और वीकर सेक्शन के में शिक्षा, इकोनॉमी, इनके लिए सरकार काम करेगा। रिजर्वेशन वगैरह की जितनी चीजें हैं वो इनके अंदर सरकार कहेगा कि हम इस डायरेक्टिव के अंदर में रिजर्वेशन को लागू किए हुए हैं। साथ में प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, गांधी जी हैं तो वो दारू विरोधी आदमी है। 47 है तो वो उसके ऊपर है। 48 ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्नाइज करने का इंस्ट्रक्शन करता है कि भारत का रूरल इकोनॉमी का जान है एग्रीकल्चर और ये एनिमल हस्बेंड्री, इनको मॉडर्न टाइम में आपको मॉडर्नाइज करना है। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल्स हुए। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आइए। आर्टिकल 44 अभी के समय न्यूज में भी और बार बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम समझते हैं कि इंडिया में क्रिमिनल कानून एक है, मतलब आप मर्डर कीजिएगा, हम मर्डर करेंगे, किसी भी धर्म का कोई मर्डर करेगा, बात एक ही होगी। लेकिन पर्सनल लॉज जैसे कि इनहेरिटेंस, शादी, इन सब तरीके के लॉज कम्युनिटी स्पेसिफिक है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखें कि ब्रिटिशर्स ने जहमत नहीं उठाया कि क्यों झूठों के सब में पड़े। उन्होंने पूछा पादरी से कि बोलो आपके यहाँ क्या चलता है, उसको लॉ बना दिए। उन्होंने पूछा मौलाना से कि आपके यहाँ क्या चलता है, उन्होंने लॉ बना दिया। और उसका परिणाम है कि आज भी इंडिया में पर्सनल लॉज जो है अलग अलग है। ये इक्वालिटी ऑफ लॉ के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सोसाइटी तैयार नहीं है, सरकार करने के लिए जाए तो विद्रोह होने लगता है, पॉलिटिकल मामला बन जाता है। इस चलते 1947 में भी डीपीएसपी में डाले थे और इसी चलते आज भी डीपीएसपी में है। अब मुद्दा चल रहा है करंट अफेयर्स में, है ना। 45 ये बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बिलो 6 ईयर। पहले इसमें 45 के अंदर में 6 से 14 भी था, लेकिन जब 6 से 14 को राइट बना करके उधर निकाल दिए तो अब इसमें कितना बचा है? 6 से पहले वाला। अभी भी हम 6 से पहले वाले को राइट के रूप में नहीं दे रहे हैं,
6 से पहले वालों को हम दे रहे हैं, आंगनबाड़ी और ये सभी जो चल रहा है 6 से कम वालों के लिए चल रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि राइट बना के नहीं दे रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? दोनों में क्या अंतर है? राइट्स कैनॉट बी डिनाइड फॉर एनी वन, एक बच्चा को भी अगर नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे फिर वो राइट नहीं है ना। तो यूनिवर्सल कवरेज नहीं है। जब हम राइट बोल रहे हैं इसका मतलब कि एक सिटीजन भी उससे डिफाइड नहीं होना चाहिए। ये कवरेज तो है लेकिन राइट के रूप में अभी भी नहीं है। अगला चीज, एग्रीकल्चरल और एनिमल हस्बेंड्री का मॉडर्नाइजेशन, इसको तीनों जगह रखे थे। सोशलिज्म में भी रखे हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधी हैं तो गाय बैल रहेंगे ही रहेंगे, और मॉडर्नाइजेशन का मामला है यानी कि लिबरल इंटेलेक्चुअल साइड में भी इसको गिनाया जा सकता है ना। 48A इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। तो वो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट सरकार ने किया है वो इस डायरेक्टिव के अंदर में हुआ है। 49 में नेशनल मॉन्यूमेंट्स और राष्ट्रीय महत्व की चीजें, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हुए ताजमहल, लाल किला, इनको प्रोटेक्ट करने का डायरेक्टिव देता है, क्योंकि इतिहास की धरोहर है। अगर सरकार नहीं प्रोटेक्ट करेगा तो फिर कौन प्रोटेक्ट करेगा, है ना। अगला चीज, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ओवरलैप कर सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव फंक्शन और जुडिशियल फंक्शन हरगिज ओवरलैप नहीं कर सकता है। ये डीपीएसपी इंस्ट्रक्ट कर रहा है। हम लोग इस मुद्दे को दूसरे आयाम में भी देखेंगे। आर्टिकल 51 इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का कोर है। आर्टिकल 51 क्या बोलता है कि सरकार को निर्देश है कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वसुदेव कुटुंबकम की नीति अपनाएगा, दुनिया में पीस के साथ में और दूसरों के साथ मिलजुल के रहेगा। इस आर्टिकल को हम इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का बेडरॉक कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी यहां से आती है ना। अब आ जाते हैं अमेंडमेंट्स को ट्रेस करें ओवर द पीरियड, इनमें से किन किन को चेंज किए हैं। कैपिटल वाले जो ए देख रहे हैं आप समझ रहे हैं कि बाद में इंसर्ट किए हुए हैं, स्मॉल वाले ए तो पहले से एग्जिस्ट कर सकते थे, है ना। 42nd और 44th अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा आपसे हम बात कर ले। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार अमेंडमेंट हुआ है। हम लोग डिफरेंट अमेंडमेंट्स को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। 100 से ज्यादा बार अमेंडमेंट हुआ है तो हम सब अमेंडमेंट को ट्रैक नहीं कर सकते। हम आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के एक लिस्ट बना करके देंगे, लेकिन उससे पहले अभी कॉन्टेक्स्ट में समझिए, तब जाकर के लिस्ट प्रोसेसिंग होगा। केवल लिस्ट से आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि किस समय की क्या बात चल रही है ना। इसमें से 2 अमेंडमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। 42nd 1976 426 और 6, और 44th 1978 448, यहाँ पे 8। स्यूडोलॉजिक है, दिमाग में क्लिप कर लीजिए, है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी तानाशाही डालने का कोशिश की थी। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रॉडर चेंज कर दी थी, वो तानाशाही बनाने पे उतर गई थी। हम लोग इसको कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, इमरजेंसी वगैरह का। 1970s के डेकेड में बांग्लादेश के बारे में, इंडियन पॉलिटी में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। और 78 उसका उलटने का प्रयास किया गया जब इंदिरा गांधी को हरा करके जनता पार्टी सरकार में आएगा। वो चीजों को रिवर्स, और इंदिरा गांधी ने जो लूपहोल क्रिएट किए हैं उसको बंद करने का वो प्रयास करेगा। तो ये 2 काउंटर अमेंडमेंट्स है, 42nd और 44th। कहीं पे भी आए तो कम से कम ये 2 अमेंडमेंट्स तो आपको पहचान में आने ही चाहिए। आइए देखते हैं। 44th अमेंडमेंट में हमने आर्टिकल 39 को मॉडिफाई किया था, जिसमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड वर्ड जोड़े थे। उसी समय 39A जोड़ा गया था जिसमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड उसके अंदर में भी है। साथ में 43A इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर वाला नया आर्टिकल था। 48A जो कि इन्वायरमेंटल का मामला था वो इस समय आया। देखिए, इन्वायरमेंट का मामला ही 70s के डेकेड से ही उठेगा पूरे दुनिया में। 70s से पहले हम लोग को इन्वायरमेंट की चिंता ही नहीं थी। 70s में हम लोग का कलेक्टिव कंसाइंस जागेगा, पूरे विश्व के लोग जागेंगे कि अरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड दुनिया में कोई भी मैटर देखिए 70s के डेकेड से पहले तो आपको दिखने नहीं जा रहा है ना। तो इंडिया में भी उसी समय हो रहा है। 44th में 38 को अमेंड किए थे जिसमें मिनिमम इक्वालिटी ऑफ इनकम और ये सभी वर्ड जोड़े थे। मिनिमम वेज वाला जो कुछ कुछ वर्ड्स को चेंज किए थे। 86 में आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किए थे। क्यों? क्योंकि इसी समय राइट टू एजुकेशन बना करके जो कंप्लीट कर दिए उसको फंडामेंटल राइट में डाल दिए, और जो बच गया उसको मॉडिफाई करके डीपीएसपी में हम रहने दिए, है ना।
97th अमेंडमेंट 2011, इसमें आर्टिकल 43 जोड़ा गया था, जिसमें कि हम जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए स्पेशल एक ये डाले हुए थे। अब भारत सरकार के द्वारा किए गए डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखिए और आप बता सकते हैं कि ये क्यों कर रहा है, क्योंकि वो डीपीएसपी उसको करने के लिए निर्देश दे रहा है। देखिए कि सरकार ने जब सरकार कंपनियों को खरीदना चालू किया, नेशनलाइजेशन का दौर चला, तो वो क्यों कर रहा था? क्योंकि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल बोल रहे थे कि सबके लिए रिसोर्स की इक्वालिटी रखिए, सबके लिए नौकरी रखिए। तो भाई सबके लिए नौकरी कब जनरेट होगा? जब सरकार खुद रन करेगा, प्राइवेट सेक्टर तो ये नहीं होगा। तो नेशनलाइजेशन उसी के अंदर। अभी के समय अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एक एक्ट है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, इससे आप न्यायालय में जाएंगे और सरकार के खर्चे पे आपको फ्री में वकील दिया जाएगा। तो वो जो फ्री लीगल एड का जो डायरेक्शन था, उसके अंदर हमने ये एक्ट पास कराया है। या हम लोग आगे देखेंगे, नालसा सालसा करके इंस्टीट्यूशंस बैठाए गए हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वकील आपको सरकार के पैसे पे मिल जाएगा। जितने भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के एक्ट लाए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, सभी हम बोलेंगे कि उस डायरेक्टिव के अंदर में चल रहा है। जो हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट से पंचायती राज को बैठाया, वो भी हम देखेंगे कि उससे चल रहा है। लेबर लॉज हैं, यानी कि किसी भी एक्शन को देखिए आप किसी न किसी डायरेक्टिव से उसको जोड़ सकते हैं कि उसके अंदर में वो किया जा रहा है। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से वो कैसे सिमिलर है और कैसे अलग है, और हम इम्प्लीमेंटेशन के 8-10 एग्जाम्पल गिना सकते हैं। सारे इम्प्लीमेंटेशन ही है, आपको कोई लिस्ट पूरा नहीं तैयार करना है, लेकिन आपके पास पॉकेट में 8-10 एग्जाम्पल होने चाहिए जो आप गिना दीजिए कि उसके अंदर हुआ है। कुछ ऐसे उदाहरण भी पॉकेट में रखिए जो कि आप गिना सके कि अभी तक हम करने में असक्षम रहे हैं, एंड व्हाई दिस लिस्ट एग्जिस्ट। ये बकेट लिस्ट क्यों है? क्योंकि अभी हम सारे चीजों को चेक ऑफ करने की स्थिति में प्रेजेंटली नहीं है। अब आते हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच के इंटरेक्शन पे। देखिए, फंडामेंटल राइट कुछ नहीं करने के लिए बोल रहा है सरकार को, डीपीएसपी सरकार को कुछ करने के लिए बोल रहा है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि फंडामेंटल राइट जो नहीं करने के लिए बोल रहा है, उसी मुद्दे पे सरकार को डीपीएसपी कुछ करने के लिए बोल रहा है, तो दोनों में से कौन वैलिड? एक तो बोल रहा है करने के लिए और एक बोल रहा है नहीं करने के लिए। अब इस पे मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में कई बार आया। हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या रहा है। देखिए, पहले चंपा कलम डोडई राजन केस 1951 में आया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जज करना पड़ा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी अगर टकरा जाए, क्योंकि उनका अपोजिट नेचर है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट है, डीपीएसपी वाला बात वैलिड नहीं होगा, फंडामेंटल राइट होगा। अगले में देखिए गोलकनाथ केस 67, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट को हरगिज हटाया नहीं जा सकता है, ये कह के कि डीपीएसपी हमको करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें भी क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों का टकराव होगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन निकल करके आएगा? फंडामेंटल राइट। लेकिन अगले में कहानी बदल जाएगी। अगला केशवानंद भारती का केस, इसको हम लोग फंडामेंटल राइट में बहुत डीप में पढ़े हैं कि इस केस में क्या हुआ है। इसमें हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लेकर के आ गया, और इसमें उन्होंने क्या बोला कि सरकार फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में टकराव होने की परिस्थिति ही नहीं आने दे। गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक रथ के दो पहिए हैं, जिनमें से एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता है। तो दे बोथ शुड को एग्जिस्ट, और सरकार की ये जिम्मेवारी होगी कि वैसा कंडीशन ना क्रिएट करे कि कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाए। तो उन्होंने कोई ये सुप्रीमेसी नहीं डिफाइन किया, बल्कि क्या बोला कि इक्वल है। आज एग्जामिनर अगर आपसे पूछे तो आपको ये डेवलपमेंट बताते हुए कि डोडा हमारे पास चंपा कलम केस में क्या हुआ, गोलकनाथ केस में हुआ, और इलैबोरेट कीजिएगा कि प्रेजेंट स्टैंड क्या है, कि ये दोनों में से कोई एक बड़ा नहीं है। डायरेक्टिव है कि दोनों को साथ में लेकर के चलना है, कोशिश करें कि बैलेंस बना रहे, है ना। हालांकि फंडामेंटल राइट में हम 31C नाम का एक आर्टिकल देखे थे, जो कि 2 डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर कर देता है। यानी कि आर्टिकल 31C फंडामेंटल राइट में है, और वो ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 31B और C के बीच में अगर टकराव होगा, और 31BC क्या है? डीपीएसपी है, तो इस केस में 31BC ऊपर पड़ेगा
फंडामेंटल राइट से भी। तो ये एक एक्सेप्शन है जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर ही मौजूद है। जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे तो इसकी बात हम लोग देखे थे। हमारे पास प्रेजेंट स्टैंड क्या है कि क्या ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में टकराव होगा, तो क्या मामला है। अब आते हैं क्रिटिसिज्म के एस्पेक्ट पे कि अगर डीपीएसपी का क्रिटिसिज्म बतियाना हो तो हम क्या बोल सकते हैं। हर सेक्शन का क्रिटिसिज्म आपको तैयार रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इधर से भी पूछे, क्वेश्चन उधर से भी पूछे। पहला चीज बोल सकते हैं कि भाई राइट कैसा दे रहे हैं अगर नॉन जस्टिसिएबल है। देखिए, हम तुमसे बात कर रहे थे कि हम लोग और तुम चूंकि साइंस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हो, इस चलते तुम्हारे लिए ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि साइंस में दुनिया बाइनरी है, गुड बैड, ब्लैक व्हाइट, ऑन ऑफ। लेकिन जब हम ह्यूमैनिटीज में आते हैं तो फिर हम बाइनरी में नहीं है, फिर हम स्पेक्ट्रम में बैठे हुए, यानी कि लेस गुड मोर गुड, लेस बैड मोर बैड, एक स्पेक्ट्रम को एग्जिस्ट कर सकता है। यही डीपीएसपी के बारे में हमको पॉजिटिव गिनाना हुआ तो हम उधर से अपने बात को उसके पक्ष से हम वकालत करेंगे, और यही को अगर हमको क्रिटिसिज्म में बताना पड़ेगा तो इधर से करेंगे। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट से हमारा स्टैंड चेंज करेगा कि हम इस स्टैंड पे खड़े हैं या उस स्टैंड पे। तो पहला चीज नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि कम इफेक्टिव है। दूसरा चीज भेग है, इसमें कुछ ना कुछ लिख दिए हैं कि पर्यावरण की रक्षा करेगा और ये करेगा, कोई एग्जॉस्टिव कोई तर्क नहीं बनता है कि किस तरीके के चीजों को लेके आए हैं। ऑर्गेनाइजेशन में तो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, इस चलते पढ़ने के लिए हम उसको ऐसे करके पढ़ रहे हैं। साथ में कुछ प्रिंसिपल्स आउटडेटेड हैं जो कि उस समय के प्रिंसिपल्स हैं आज के समय, जैसे कि वर्कर का पार्टिसिपेशन, ये तो उस समय का बात था जब सोशलिस्टिक इकोनॉमी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। आज के समय में सभी जानते हैं कि हम इसमें जा रहे हैं, तो वो आउटडेटेड आइडियाज हो गए, तो वो कुछ पुराने विचार हैं अपने समय के। और इसी में उसने एक क्रिटिसिज्म था, एक आदमी जो है संविधान सभा के, उन्होंने उठ करके बोला कि जब इतना कुछ भरे हैं तो इसमें ही कहानी लिख देते हैं कि सुबह उठ के माता पिता का सेवा करना चाहिए। मतलब अगर भर रहे हैं तो कोई आपका सिस्टम नहीं है कि किसको रखे हैं किसको नहीं रखे हैं, इस बेसिस पे तो और 15 गिना सकते हैं जो कि यहाँ पे होना चाहिए। तो कोई लिस्ट नहीं है, कोई तुक नहीं है। और एक और चीज, डीपीएसपी चूंकि इंस्ट्रक्ट कर रहा है लोगों को करने के लिए और भेग भी है, इसका मतलब दो गवर्नमेंट के टीयर के बीच में कंफ्लिक्ट का पोजीशन खड़ा हो सकता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, साथ में भेगनेस है, तो मिला जुला करके कंफ्लिक्ट का क्रिएशन हो सकता है। लास्ट यूज पे आए कि डीपीएसपी का रियल प्रैक्टिकल यूज क्या है। डीपी देखिए, जब हम लोग फंडामेंटल राइट को देखे थे तो हम क्या देखे कि फंडामेंटल राइट का दो यूटिलिटी है। एक तो इंडिविजुअल सिटीजन का राइट है जो कि सिटीजन एंजॉय करता है, साथ में फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करता है सुप्रीम कोर्ट टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ लॉ। संसद ने एक कानून बनाया है उसका टेस्ट के लिए, क्योंकि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। उसका टेस्ट ये था। इसी तरीके से डीपीएसपी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के साथ, लेकिन इसके केस में हम लॉ के वैलिडिटी को टेस्ट करते हैं। यानी कि एक कानून जो कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया जा रहा है, दैट विल ऑलवेज बी वैलिड। अगर आप विपक्ष हैं और सरकार के किसी कानून को अगर आप गिराना चाहते हैं तो कोर्ट में जाके साबित कर दीजिए कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, और अगर आप सरकार हैं किसी कानून को कोर्ट से बचाना चाहते हैं तो आप साबित कर दीजिए कि किसी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर रहा है। एक कानून जो कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर रहा होगा वो ऑलवेज वैलिड होगा, और एक कानून जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जा रहा होगा ऑलवेज इनवैलिड होगा। तो ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी इसका कोर्ट के द्वारा एक लॉ को जज करने में कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है या इनवैलिड है, उसके लिए यूज होता है, फंडामेंटल राइट की तरह ही, है ना। सो डीपीएसपी में हमारे पास इतने मामले हैं। डायमेंशंस को एक बार देख लीजिए। पहला तो कि क्या है, फंडामेंटल राइट से सिमिलर कैसे है, अलग कैसे है, वो भी एक तरीके का राइट ही है। दूसरा,
क्या में हम लोग कौन कौन से प्रोविजंस हैं, किस आर्टिकल में पढ़े हैं, ये प्रोविजंस पता होना चाहिए। उसके बाद डीपीएसपी का लीगल स्टेटस, कन्फ्लिक्ट का क्या कंडीशन बनेगा, और उसके बाद डीपीएसपी का यूटिलिटी कि अगर नॉन जस्टिसिएबल है तो भी उसकी यूटिलिटी क्या है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट के लिए काम आता है। उसको देख करके सुप्रीम कोर्ट एक लॉ के वैलिडिटी को डिफाइन करता है। लेकिन डीपीएसपी के डीपीएसपी वो भी एक राइट ग्रुप ही है जैसे फंडामेंटल राइट है, बस अंतर ये है कि फंडामेंटल राइट राजनीतिक अधिकार दे रहा है, सबको बराबर दे रहा है, और डीपीएसपी देखिए महिलाओं के लिए बात किया, पुरुषों के लिए नहीं बात किया, बच्चों के लिए बात किया, जवानों के लिए नहीं बात किया, वर्कर्स के लिए बात किया, मालिकों के लिए नहीं बात किया। क्यों? क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस इक्वल नहीं, इक्विटी के बेसिस पे होता है, उसमें भी कर को ज्यादा देते हैं और मजबूत को कम। ऑल राइट, बाकी टॉपिक को देख लीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेश्चन या इशू हो तो उठाइए।